बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मगरिब की एक आदत है और वो आदत ये है कि वो पैसा उसी घोड़े पे लगाते हैं कि जो घोड़ा रेस जीत रहा होता है, और अगर वो घोड़ा रेस नहीं मुकम्मल कर पाता या रेस हार जाता है तो फिर उसका इख्तिताम उसके खात्मे पे होता है। यही चीज़ अब इस वक्त यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के ऊपर सादिर होती जा रही है कि अब पूरी दुनिया ने ज़ेलेंस्की का तो साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, ना सिर्फ साथ छोड़ना शुरू कर दिया है बल्कि अब उसके ऊपर नए नए इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ज़ेलेंस्की को एक डिक्टेटर की मानिंद जो है वो मुशाबे किया गया था और ये कहा गया था कि जो काम ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में किया है वो बहुत ही ख़राब जॉब है और ये काम जो है यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को एक डिक्टेटर साबित करता है। अब इसके बाद दुनिया ने यूक्रेन का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। इस वक्त ट्रंप का एक वाज़ेह बयान सामने आया है। इसी हवाले से वो बयान है कि किस तरह यूक्रेन के सदर को जो है इस मंजर से पीछे हटाया जा रहा है और तमाम इस जंग का मलबा अब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के ऊपर डाला जा रहा है। इस वक्त अमेरिका और रशिया के दरमियान जो डायलॉग्स का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, उस हवाले से ट्रंप ने एक बयान जारी किया है। क्या अपडेट्स है उसकी तरफ चलते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सेज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की टू बी एट पीस मीटिंग्स। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये वाज़ेह निशानी दे दी गई है, एक इंदिया दे दिया गया है कि जो यूक्रेन का सदर है ज़ेलेंस्की, उसकी शराकत या उसका उन मीटिंग्स में मौजूद होना जो कि यूक्रेन की जंगबंदी के हवाले से रशियन ऑफिशियल्स के दरमियान और उसके साथ साथ जो दूसरे प्लेयर्स हैं इस जंग के, चाहे फिर वो यूरोपीय ममालिक के सरबराहान हो या इसके साथ साथ अमेरिका हो, उनकी मीटिंग्स के दौरान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कोई अहमियत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यानी फिर अब मगरिब किसी तरह अगर सीज फायर की तरफ जा भी रहा है यूक्रेन की इस जंग को लेकर, तो फिर उसके अंदर से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ज़ेलेंस्की को बाहर फेंक दिया गया है। न सिर्फ बाहर फेंक दिया गया है बल्कि अब इस पूरी 3 साल की जंग का जो मलबा है वो ज़ेलेंस्की के ऊपर डाला जा रहा है। यूक्रेन की ये जंग जिसमें इस वक्त यूरोपीय ममालिक और अमेरिका 360 बिलियन डॉलर झोंक चुका है, जिसमें से सिर्फ 200 बिलियन डॉलर तो वो हैं जो कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे थे इमदाद की सूरत में, इसके साथ साथ मिलिट्री एड की सूरत में यूक्रेनी कीव रिजीम को फराहम किए गए, इसके साथ साथ एक कसीर तादाद में असलहा फराहम किया गया इस जंग को चलाने के लिए, जबकि 160 बिलियन डॉलर वो यूरोपीय ममालिक के पैसे थे या यूरोपीय ममालिक की वो तमाम इमदाद थी जो कि इस 3 साल के मुहित अरसे के ऊपर यूक्रेन को फराहम की गई। अब इस वक्त दुनिया को वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि ज़ेलेंस्की जो है इस जंग को ना खात्मे की तरफ लेके जा सकता है, ना ही इस जंग का कोई आगे का लाहे अमल जो है वो ज़ेलेंस्की के हाथ में है। तो अब इस वक्त यूरोपीय ममालिक के साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी ये फैसला कर लिया गया है कि ज़ेलेंस्की को मंजर आम से हटा दिया जाएगा, यानी फिर ज़ेलेंस्की को किसी यूरोपीय मुल्क में पनाह फराहम की जाएगी और उसको जबरी तौर पे यूक्रेन की सदारत से हटा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि ये काम कितने अरसे में होता है, यानी फिर अमेरिका इस काम को बहुत तेज़ी से करने जा रहा है या फिर इसके अंदर कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अब ये चीज़ तो बहुत वाज़ेह हो चुकी है कि जिस तरह से पिछले दिनों रियाज में होने वाली एक समिट के अंदर अमेरिका के वजीर खारजा और इसके साथ साथ रशिया के वजीर खारजा की जो मुलाकात हुई थी और उसके अंदर ये चीज़ें तय आई थी कि जो पिछले दौर में जो कुछ होता रहा है इन दोनों ममालिक के माबैन, अब उसको फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी अपनाते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अब ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि ट्रंप के इस दौरे हुकूमत के अंदर यूक्रेन की ये जंग जो है अपने खात्मे पे पहुंच जाएगी और फिर ज़ेलेंस्की का तख्ता भी बरकरार नहीं रहेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें कि इस वक्त जो यूएस कांग्रेस है उसने भी वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी इमदाद अब यूक्रेन को नहीं दी जाएगी। न सिर्फ इमदाद की मुमानियत की बात है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जंग है जिसने अब तक कोई भी अहदाफ हासिल नहीं किए, इनमें जो पैसे झोंके जा चुके हैं उसका किसी भी तरह से अब वापसी मुमकिन नहीं है। यूएस हाउस स्पीकर माइक जॉनसन सेड द यूएस कांग्रेस हैज नो डिजायर टू अप्रूव न्यू मिलिट्री एड टू यूक्रेन। यूनाइटेड स्टेट एलाइज इन यूरोप रिकॉग्नाइज द नीड टू एंड द वॉर इन यूक्रेन व्हिच हैड गॉन ऑन फॉर फार टू लॉन्ग। अब अमेरिका के हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने जो है ये वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिकी कांग्रेस किसी भी तरह से ख्वाहिशमंद नहीं है कि यूक्रेन को किसी भी हवाले से और इमदाद फराहम की जाए, चाहे फिर वो इमदाद
اسلحے کی مد میں ہو یا پھر رقم کی مد میں ہو، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی امداد رقم کی مد میں دی گئی، یعنی 200 بلین امریکی ڈالرز جو امداد کی شکل میں اسلحے اور اس کے ساتھ ساتھ رقم کی شکل میں یوکرین کو دیے گئے تھے، اس کا زیادہ تر جو خرچہ ہوا ہے، یعنی پھر جو کرپٹ یوکرینین سسٹم ہے، اس نے اس پیسے سے فائدہ اٹھایا، اس نے ان ڈالر سے فائدہ اٹھایا، اور ممبر آف پارلیمنٹ جو کہ یوکرین اور کیف کے تھے، ان کی دولتوں کے اندر بے تحاشا اضافہ ہوتا رہا، جبکہ یہ پیسہ اس جنگ کو چلانے کے لیے، اس کے اندر استعمال کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اب امریکہ اس بات کو بھانپ چکا ہے، اور اب امریکہ کی سینٹ کے اسپیکر مائک جانسن نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ امریکی کانگریس کسی بھی طرح سے اب یوکرین کو کسی بھی قسم کی ملٹری امداد کے بدلے کوئی بھی اسلحہ یا رقم فراہم نہیں کرنے والی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کے یورپ کے اندر الائز ہیں، ان کی طرف سے بھی اب اس بات پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ یوکرین کی جنگ کو خاتمہ کیا جائے، جلد سے جلد اس کا جو ہے وہ یا تو ٹیبل ٹاکس کی جائے اور اس معاملے کو کسی ایک کروٹ بٹھایا جائے، کیونکہ یہ جنگ جو کہ پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے، فروری 2022 میں اس کا آغاز ہوا تھا، 3 سال کے اندر بھی یوکرین کی طرف سے خاطر خواہ کوئی اہداف حاصل نہیں کیے گئے، جبکہ یہ جنگ یوکرین کی طرف سے شروع کی گئی تھی جب نیٹو کے اندر شامل ہونے کی اس نے دھمکی دی تھی، اور پھر رشیا نے یوکرین کے اوپر جو ہے وہ اپنی فوجیں اتار دی تھی۔ تو اب 3 سال کی اس مکمل جنگ کے اندر رشیا کافی سارے یوکرینی علاقوں کو فتح کر چکا ہے، جبکہ یوکرین کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا ہے سوائے اس کے کہ اس کے جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹس تھے امریکی اور یورپی امداد میں وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن گئے، ان کی جو املاک ہیں یا ان کی جو دولت ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب اس بات کو امریکہ بھانپ چکا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ نہ صرف ملٹری امداد جو ہے یوکرین کو فراہم نہیں کی جائے گی، بلکہ کسی بھی قسم کی امداد اب یوکرین کو فراہم امریکہ کی طرف سے نہیں کی جائے گی، اور یورپ بھی اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شامل حال ہوتا جائے گا۔ دوسری طرف ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے بیلجیم کی طرف سے۔ بیلجیم نے پہلے وعدہ کیا تھا یوکرین کو کہ وہ اپنے F-16 طیارے، F-16 طیارے جو کہ بیلجیم کے اندر استعمال ہوتے تھے، اور پھر امریکہ نے بیلجیم سے جو ہے وہ ایک ڈیل کی تھی جس میں F-35 طیارے بیلجیم کو فراہم کرنے تھے، اور پھر یہ بیلجیم اپنے F-16 طیارے یوکرین کو اس جنگ میں استعمال کرنے کے لیے دیتا۔ اب بیلجیم بھی اس بات سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ کیا خبر ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ The delivery of the first batch of 30 Belgian F-16 fighter to Kyiv has been delayed by at least a year, as was now expected, due to Belgium's delay in the delivery of F-35 aircraft from the United States. Belgian Defense Ministry and Air Force Commander General Frederic Vensena said in an interview with Le Soir newspaper. اب ایک فرینچ اخبار لی سوائر کو انٹرویو دیتے ہوئے بیلجیم کے دفاعی منسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر فورس کمانڈر جنرل فریڈرک وینسینا نے جو ہے یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ اس سے پہلے جو بیلجیم کے F-16 طیارے جو کہ یوکرین یا کیو رجیم کو دینے کی باتیں بیلجیم کی طرف سے کی گئی تھی، بلکہ یہ تھا کہ اس سال کے شروع کے اندر یہ طیارے جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کر دیے جائیں گے، لیکن اب بیلجیم اس بات سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اور اب یہ سامنے آ رہی ہیں باتیں ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کہ تاخیر جو ہے 1 سال کی یا اس سے زیادہ کی تاخیر اب اس معاملے میں دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ وجہ جو اس وقت بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو F-35 طیارے امریکہ کی طرف سے بیلجیم کو فراہم کیے جانے تھے، اس کے اندر تاخیر امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ F-16 طیارے جو کہ ابھی تک بیلجیم کی ایئر فورس کا حصہ ہیں یوکرین کو فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ تو اب آپ اس منظر کو بہت غور سے دیکھیے کہ امریکہ وہ تمام جو اقدامات ہیں وہ اٹھا رہا ہے کہ جس سے یوکرین کو اب کسی بھی طرح کی امداد ملنے کا سلسلہ روکا جا سکے، اس پہ ایک فل سٹاپ لگایا جا سکے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ اس وقت سامنے آئی ہے کہ بیلجیم ایئر فورس نے ان تمام طیاروں کا جو کہ پہلے وعدہ کیا جا چکا تھا کہ یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے F-16 طیارے، اب ان کی ڈیلیوری کے اندر 1 سال یا اس سے زائد عرصے کی تاخیر پہ معذرت کر لی ہے، اور اب یہ طیارے 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے بعد شاید یوکرین کو فراہم کیے جا سکیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں غزہ کی اس صورتحال کی کہ جو 15 مہینے کی اس جنگ کے اندر اسرائیل کی غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے پورے میڈیکل انفراسٹرکچر کو جو تباہ کیا ہے، صحت کا پورا سیکٹر اس وقت 15 مہینے کی اس جنگ میں تباہ کیا جا چکا ہے۔ نہ صرف صحت کا سیکٹر بلکہ بہت سارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف کو ہلاک کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو ڈائریکٹ کولڈ بلڈڈ ان کا جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور بہت سارے اس وقت ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ ابھی بھی اسرائیل کی قید میں موجود ہیں، آزاد نہیں کیے گئے ہیں، اور کچھ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مردہ ہیں۔ اس وقت جو اعداد و شمار میرے سامنے آ رہے ہیں، ڈیورنگ the 15 months of Israeli genocide in Gaza, the Israeli occupation systematically targeted hospital and healthcare personnel, abducting over 360 medical staff members, including 3 of
whom tortured to death in Israeli jails. More than 1155 medical staff members were killed in Israeli attack on Gaza Strip, according to Gaza government media office. अब इस वक्त 15 महीने की जो जंग थी, इस जंग के अंदर इसराइली फौज ने एक सिस्टमैटिक तरीके से गजा का जो मेडिकल सिस्टम था, जो अस्पताल थे, जो मेडिकल फैसिलिटीज थी, उनको एक जानबूझ के या प्री प्लानिंग के जरिए, प्री प्लान तरीके से उनको तबाह किया। वहाँ पर जो स्टाफ मौजूद था उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, अगवा किए गए, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अगवा किया गया। उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तमाम जो है ये हमास के जो है ज़ेर असर है या हमास से राब्ते में है, हमास के लिए काम कर रहे हैं। ये बुनियाद बना के उन तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को अगवा किया, जिनकी तादाद 360 के लगभग है, जबकि 3 इसमें से ऐसे डॉक्टर्स थे जो कि इसराइली जेलों या इसराइली अक़ूबत खानों के अंदर इसराइल की जो बर्बरियत उन पे दिखाई गई, टॉर्चर किया गया, उसके नतीजे में जांबड़ ना हो सके और अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। 360 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में से 3 जो है वो इसराइली जेलों में हलाक हो चुके, जबकि बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी इसराइल की कैदों में मौजूद हैं, कैद को बंद की सूरतें झेल रहे हैं। इसमें जो प्रोमिनेंट नाम सामने आ रहे हैं उसमें 4 इस वक्त डॉक्टर्स के नाम हैं, जो मैं आगे आपको बताता चलूंगा। जबकि 15 महीने की इस बर्बरियत के अंदर 1155 ऐसे स्टाफर्स थे, ऐसे डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, जो कि पूरी गजा पट्टी के अंदर जो एक बेला इश्तियाल इसराइली अफवाज की बर्बरियत और एक जिनोसाइड जारी था, उसके नतीजे में अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके। ये वो तमाम 1155 डॉक्टर्स थे जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर अपनी जो है जानें पेश की हैं, यानी फिर हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों की जानें बचाते हुए जब इसराइल की तरफ से हमले किए गए, उसके नतीजे में शहीद हुए हैं। अब अगर बात की जाए तो ये 4 डॉक्टर्स के नाम इस वक्त जो प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैं सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर अहमद मोहन्ना का, जिनको इसराइली अफवाज ने 17 दिसंबर 2023 को अल औदा हॉस्पिटल से अगवा किया था। और इनके बारे में अब ये बताया जाता है कि इनका साथ क्या हुआ, ये जिंदा भी हैं या मर गए। कोई भी अपडेट इनके बारे में नहीं है कि इस वक्त ये जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इनको किडनैप किए हुए इसराइली अफवाज की तरफ से। दूसरे हैं डॉक्टर मोहम्मद अबू मूसा, जो कि 17 फरवरी 2024 को जिनको अगवा किया गया था और इनको अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया था। इनके बारे में ये इत्तला तो ज़रूर है कि इसराइल की नकाब जेल के अंदर ये मौजूद है और इनके ऊपर जो है हमास से राब्तों के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उनको शदीद टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। तीसरे डॉक्टर मोहम्मद उबैद हैं, जिनको 26 अक्टूबर 2024 को कमाल अदवान हॉस्पिटल से अगवा किया गया, एबडक्ट किया गया और इनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि या अगर ये जिंदा है या मुर्दा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इनकी फेट जो है वो अननोन बताई जा रही है। कमाल अदवान वो हॉस्पिटल था गजा पट्टी के अंदर जो कि काफ़ी अरसे यानी फिर दिसंबर तक ये ऑपरेशनल रहा, बावजूद इसके कि इसराइली अफवाज ने इस हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर कर इसके ऊपर शदीद बमबारी शेलिंग की, लेकिन उसके बावजूद ये वो हॉस्पिटल था कमाल अदवान गजा पट्टी का जो कि काफ़ी अरसे तक ऑपरेशन रहा। और फिर सबसे आखिर में जब इस हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर हुसाम अबू सफिया को 27 दिसंबर 2024 को इस हॉस्पिटल से किडनैप करके इसराइल की ओफर जेल में जो है वो रखा गया, उसके बाद ये हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पे शटडाउन हो गया। तो इस वक्त ये कैफियत है गजा पट्टी के अंदर। मुकम्मल तौर पे इसराइल ने एक सिस्टमेटिक तरीके से उन तमाम हॉस्पिटल्स को तबाह किया। उसका मकसद ये था कि जो भी इसराइली जारहियत के नतीजे में फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो, उनको भी इन हॉस्पिटल्स में किसी किस्म के इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम ना हो सके और वो भी सिसक के अपनी जानें दे दें। तो ये थे इस वक्त की अहम अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।